चालू है। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके हाई स्कूल के साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को आज डील करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जितने भी इसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में हम वन शॉट में डन करने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि प्रॉपरली क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, सुनने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। लिखने के लिए हाँ, दो चार बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। बाकी सुनने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इसकी स्टार्टिंग होती है एक्टिविटी 1.1 से। इस चैप्टर को स्टार्ट करना होता है एक्टिविटी 1.1 से, हाँ ठीक है, जिसमें हम लोग ये देख पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और उसमें क्या चेंजेस होते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई केमिकल, जैसे हम किसी कंपाउंड की बात करें, किसी एलिमेंट की बात करें, वो प्रोसेस होने के बाद उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। पहले कुछ अलग प्रॉपर्टी रखता था, किसी और के साथ रिएक्शन करता था, अब कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.1 से, इसमें कह रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब ये फालतू की बातें हम लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, हमें कुछ इसके गाइडलाइंस जो दिए जाते हैं उसको फॉलो करना ही होता है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ये ज्यादा ठीक होगा कि आप अगर आई ग्लास पहनते हो। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। आपको मैग्नीशियम रिबन को लेना है, उसकी हम लोग एक्टिविटी कर ही रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को लेना है, उसको सैंड पेपर से कुछ देर तक रब करना है, जिससे उसका 3 to 4 सेंटीमीटर रब हो जाए, इतना घट जाए, इतनी थिकनेस उसकी घट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल होता है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल के यस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हो, उसमें जितने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आता है, दोनों मेटल्स से हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दोनों जो हैं मेटल हैं और मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। इसी में मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो उसके ऊपर की लेयर को हमें रब करके हटाना पड़ता है ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिल सके। फिर क्या करना है? होल्ड इट विद द पेपर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर। आपको क्या करना है? उसको आप टेस्ट ट्यूब होल्डर तो देखे ही होंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आपने पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को, उसको हाई फ्लेम पर उसको हीट करना है, जैसे ही आपको दिया गया है फ्लेम पर उसको हीट करना है। चाहे बर्नर की मदद से हीट करो या फिर स्पिरिट लैंप पे आप हीट कर सकते हो। हीट करने पर आपको वो जलने के बाद उसकी जो ऐश होगी व्हाइट कलर की, वो आपका वॉच ग्लास पे इकट्ठा होता चला जाएगा। अब बात ये होती है कि पहले तो आपने मैग्नीशियम मेटल लिया था, उसको जला दिया आपने, उसका राख बना दिया व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिया गया है, हाँ जैसा कि आपको फिगर में दिया भी गया है कि आपने क्या लिया, आपने मैग्नीशियम लिया Mg। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने इसको बर्न किया, जलाया, तो इससे बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का जो वॉच ग्लास पे इसकी एस बनी है, एस पड़ी है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ओके, इस एक्टिविटी में हमें इतना ही देखना है। अब यहाँ पे कह क्यों रहा था कि भाई आप किसी टीचर के प्रेजेंस में ये एक्सपेरिमेंट करो या किसी असिस्टेंस के प्रेजेंस में आप ये एक्सपेरिमेंट करो, और इसको जितना पॉसिबल हो सके उतनी दूरी मेंटेन करके रखो, और आप आई ग्लास, बेटर आई ग्लास आप पहन के रखो। ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं हाई फ्लेम पर, तो इससे डार्जिलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है।
जिससे अगर हम कंटिन्यू उसको देखते रहेंगे तो उससे हमारी आंखों में थोड़े समय के लिए हम अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाते, मतलब ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाता है कुछ टाइम तक के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं पर वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग पे आपने देखा होगा कि अगर कंटिन्यू उसको देखते रहो, बहुत तेजी से तो जलता है, डेजिलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपकी आंखों से थोड़े समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए आंखों से जितना पॉसिबल हो सके उतनी दूरी मेंटेन करके रखो, अपनी आंखों में प्रॉपर आई ग्लासेस पहन के रखो। ओके, तो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका मैंने इक्वेशन लिख दिया। ठीक, हालांकि अभी तो हम इक्वेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। और अभी आपको बताएगा कि आप जब कभी भी रिएक्शन को लिखोगे तो ऐसा नहीं लिख देना है कि आप यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम लिखो मैग्नीशियम को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है Mg, आप ऐसा ना लिखो कि आपने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा, ठीक है, आपने मैग्नीशियम लिखा, फिर आपने ऑक्सीजन लिखा इस तरह से, फिर इससे आपने बनाया, इससे आपने प्रोड्यूस किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना अगर लिखने लगोगे आप उसको बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का आएगा तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। हालांकि बोलने के लिए तो हम बोलते हैं हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, भाई उसका नाम है ये, पर क्या हम कंप्लीट नेम उसका लिखेंगे, वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे? नहीं, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना होता है। किसी भी रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो इक्वेशन में हमें उसका सिंबल लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने देखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, मतलब व्हाइट पाउडर की फॉर्म में वो चेंज हो गया, जिस मैग्नीशियम ऑक्साइड केस बन गई। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर की प्रेजेंस में आपने जब मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन एयर में होता ही है, वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया था। ठीक है, ये बात कर रहा है और कह रहा है कि डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी आंखों के लिए खतरनाक होती है। ओके, एक्टिविटी 1.2 की बात करते हैं। पहले तो एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखने को दिया गया, अच्छी बात है, एनसीईआरटी में ऐसी चीजें लिखी गई है, अच्छी चीजें। एक्टिविटी 1.2 की बात करते हैं। टेक लेट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देख पाओगे। चलिए छोड़िए, उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम इस वाली एक्टिविटी की बात करते हैं 1.3 की। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क, कह रहा है कि आपको कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ठीक, जैसे इसमें दिया गया है, आपने जिंक का ग्रेन्यूल लिया, ग्रेन्यूल का मतलब होता है जिंक के छोटे छोटे से पीसेस, मतलब जैसे छोटे छोटे दाने उसके हमने लिया है। फिर क्या किया हमने, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करना है, HCl उसमें ऐड करना है। फिर और सल्फ्यूरिक एसिड, कौन है सर, बार एक बार होता है, 2 बार होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको क्या करना है, उसमें ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, उसमें डाइल्यूट HCl या फिर आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट उसमें ऐड करना है। फिर क्या होगा, हैंडल द एसिड विद केयर, मतलब इसको ये कहा जा रहा है कि आपने जब भी एसिड को ऐड करना है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देख रेख करना होता है, और उसमें ऐड भी कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या आप देख पा रहे हो कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड क्या क्या हो रहा है। ठीक है, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इट्स टेम्परेचर, सीधी सी बात है भाई, आपने जिंक का ग्रेन्यूल लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला या डाइल्यूट HCl डाला, तो फिर क्या होगा, उसके अराउंड बबल्स बनने लगेंगे, और साथ ही साथ जब आप कोनिकल फ्लास्क के बॉटम पॉइंट पर पोजीशन पर उसको टच करोगे, नीचे से अपनी पाम से उसको टच करोगे तो आपको वो हीट लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन तो हुई पर साथ ही साथ कुछ उस रिएक्शन से हीट इवोल्व हुई, हीट रिलीज हुई, जो कि उस कोनिकल फ्लास्क को हीट कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किया,
इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले कह रहा है कि इसमें चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने सॉलिड लिया था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपने गैस लिया था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। चेंज इन अ कलर, कलर में भी चेंज आता है। रिएक्शन आप जब भी कराते हो तो कलर में भी चेंज आता है। ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शन इसी चैनल पर आपके वीडियोज में पड़े हैं, आप देख सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी बाहर निकलेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया था जिंक ग्रेन्यूल का, तो उससे HCl में से हाइड्रोजन निकल गया, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हुई। एक्सपेरिमेंट को मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को, जैसे इधर देखिए कह रहा है जिंक ग्रेन्यूल है। ठीक है, जिंक आपने लिया, प्लस में HCl लिया, जब इसको आपने रिएक्शन कराया तो इससे ZnCl2 बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, साथ ही साथ इसका जो हाइड्रोजन गैस था वो H2 गैस बाहर रिलीज हो गई, बाहर चली आई। ठीक है, तो ये आपने हाइड्रोजन गैस भी इसमें से बाहर निकलेगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन गैस, कोई अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह की गैसेस निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आया। जैसे आपने इसको नीचे टच किया तो गर्म लगा, हमें हीट लगा, तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप जब इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, वैसे तो ये चैप्टर 2 पार्ट में कैटेगराइज है। सबसे पहले हम इसके इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे मूव करेंगे। आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन दिया तो गया है, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जबकि किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं है। और साथ ही साथ किसी भी रिएक्शन में वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। पर अगर वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो उस केस में वो कोई टाइप का रिएक्शन नहीं है, बस ये बताएगा कि एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर रिलीज कर दिया रिएक्शन के बाद, ठीक है, या रिएक्शन के दौरान। और एंडोथर्मिक है तो हीट को खुद एब्जॉर्ब कर लिया और ठंडा पड़ गया। अभी जैसे हम इसकी बात करें, आप जिंक ग्रेन्यूल्स का HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपने जैसे कोनिकल फ्लास्क को बॉटम पोजीशन पे टच किया तो गर्म लगा। फिर इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन हो तो रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है जिंक और HCl से, लेकिन साथ ही साथ कुछ हीट बाहर रिलीज हुई। बाहर अगर हीट रिलीज हुई तभी तो हमें ऐसा लगा कि कोनिकल फ्लास्क गर्म है। अगर बाहर हीट रिलीज हो रही है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर कभी ऐसा हो जाता कि आपने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपने उस फ्लास्क को टच किया तो ठंडा लगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस रिएक्शन में जो भी हीट पहले थी वो एब्जॉर्ब हो गई, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब हो गई, रिएक्शन ठंडा पड़ गया। अगर ये गर्म होता तो इसका मतलब हीट बाहर निकली, एक्सोथर्मिक। हालांकि ये वाला तो गर्म है ही, एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, ओके, चलिए। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि बहुत सारे वैरायटी के केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। अलग अलग केमिकल रिएक्शन में रंग चेंज होता है, उसका शेप साइज मॉलिक्यूल का चेंज होता है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है। वहां पे कोई मॉलिक्यूल अलग था, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद मॉलिक्यूल दूसरे बन जा रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा? गैस रिलीज होगी, हो सकता है हाइड्रोजन गैस, हो सकता है ऑक्सीजन गैस, या किसी अदर तरह की गैस उससे रिलीज हो सकती है, जिस टाइप का हम रिएक्शन लेंगे। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही? स्टेट में भी चेंज होगा। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड है, हो सकता है लिक्विड में आ जाए, गैस है, हो सकता है लिक्विड में आ जाए। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए अब हम कुछ और बातें करते हैं। केमिकल इक्वेशंस की अब हम बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं, अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 एक्टिविटी में देखा कि केमिकल रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, उसमें जैसे हमने जिंक लिया था और HCl को ऐड किया, उससे हमारा केमिकल रिएक्शन होने के बाद ZnCl2 बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनी थी। पर कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, कहानियां तो और भी आगे चलेंगी, और ध्यान से सुनते रहिएगा ऐसे ही। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो, पर उस केमिकल रिएक्शन में अगर हम उसको कॉपी और पेन से लिखना चाहें
पेन से अपनी कॉपी पे लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, उसको लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर हम लिखेंगे प्रॉपर वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जब आप केमिकल रिएक्शन को पेन पेपर से लिखते हो तो आपने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, ओके। कंप्लीट नेम नहीं लिखना होता, उसके सिंबल को लिखना होता है। जैसे जिंक, जिंक लिखते ZINC लिखते जिंक, तो जिंक लिखने के लिए ZN शॉर्ट फॉर्म उसका सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। HCl, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हो तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे, नहीं, आपको उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है HCl, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको इक्वेशन की फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को लिखना है। तो हम केमिकल इक्वेशंस की ही बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा, जैसा कि आपने एक्टिविटी 1.1 में देखा, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, कह तो रहा है कि आपने मैग्नीशियम को लिया, मैग्नीशियम लिया, साथ ही साथ ऑक्सीजन था, एयर में प्रेजेंट था, जब आप बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन क्या ऐसे लिखना ठीक है, मैग्नीशियम लिखो, ऑक्सीजन लिखो, उससे फिर प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये ठीक है? नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। तो फिर कैसे लिखा जाना चाहिए? हमें लिखना होता है उसको, हमें लिखना होता है इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे अभी देखिए, मैग्नीशियम का हम उसका सिंबल लिख देंगे Mg, प्लस में ऑक्सीजन गैस का O2 लिख देंगे, इसको हम हीट करेंगे और हीट का सिंबल होता है डेल्टा, और हीट करने के बाद ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस तरह से हमें लिखना होता है। अभी हम कुछ अलग सिंबल्स की भी बात करेंगे अलग से, ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेंगे अभी। पर आप अभी ये देखिए कि मैग्नीशियम को ऐसे नहीं लिखना कंप्लीट वर्ड, उसका सिंबल लिखना। ऑक्सीजन को कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना है, उसका सिंबल लिखना है। आप रिएक्शन में हीट कर रहे हो उसको, तो उसका डेल्टा लिखना है। डेल्टा हीट का सिंबल होता है, ऐसा नहीं कि आपने हीट या HEAT लिख दिया फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि उसके सिंबल की फॉर्म में लिखना होता है। ये होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा। हाँ, द substances that undergo chemical changes in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. ध्यान से सुनिएगा, आपने अभी रिएक्शन तो लिखा कि आपको लेना है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों हैं क्या? ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। फिर रिएक्शन का सिंबल डायरेक्शन एरो के थ्रू किया जाता है। इसके ऊपर आप कौन उस रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर को लगा रहे हो, सिंबल के ऊपर लिखना होता है। जैसे मैं कहूं मैंने डेल्टा लिख दिया, इसका मतलब मैं हीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन में मैं हीट कर रहा हूं, तो इससे हमारा बन रहा है MgO। लेकिन ये जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लेना है और राइट हैंड साइड पे आपको लेना है प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट आपको लेना होता है। इस तरह से आप लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके। यहाँ पे हम बातें अब नहीं करेंगे, चलिए। हाँ, कुछ सिंबल्स की हमें बात करना है, जिक्र करना है हमें कुछ सिंबल्स का, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है लिख देते हैं, ठीक। हाँ, ध्यान से देखते जाइएगा आप सभी। जैसे मैं कहूं कि किसी रिएक्शन को मैं हीट कर रहा हूं, अगर मैं रिएक्शन को हीट कर रहा हूं तो हीट का सिंबल होता है डेल्टा या फिर डेल्टा H, ठीक है। अगर मैं किसी रिएक्शन में उसका फोटोलिसिस कर रहा हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करा रहा हूं, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप पढ़ोगे, डिसोसिएशन रिएक्शन में, कि आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो तो आप कहोगे कि फोटोलिसिस। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना होता है तो उसको हमें HNu से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे रिएक्शन कराना है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में अगर हमें रिएक्शन कराना है तो शॉर्टकट यही होता है कि ELEC ही लिख दो, ऐसे ही। ओके, बात क्लियर है? ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा, इतना तो हमने लिखा, साथ ही साथ हम यहाँ पे और भी बातें करेंगे। जैसे आपने रिएक्शन को देखा कि दोनों डायरेक्शन है, इफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया और एक बार रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, तो इसको लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना होता है, ये बोथ डायरेक्शन में हो रहा होता है। अगर मैं कहूं कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है साइमल्टेनियसली और साइमल्टेनियसली पीछे भी जा रहा है, ठीक है, इफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में हमें हाफ एरो से उधर को लिखना होता है, हाफ एरो से इधर लिखना होता है। हमें हाफ एरो से इधर लिखना होता है और हाफ एरो से इधर लिखना होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अच्छा, मैं कहूं कि मुझे स्टेट्स की बात करना है, मुझे स्टेट्स की बात करना है, जैसे ब्रैकेट में अगर लिख दे, ब्रैकेट में अगर यस लिख दे, इसका मतलब सॉलिड में वो आपने किसी रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, रिएक्टेंट को लिया है। अगर ब्रैकेट में जी लिख दे, इसका मतलब वो जो आपने कंपाउंड लिया है या एलिमेंट लिया है, मॉलिक्यूल लिया है, वो आपका गैस है। क्या बेटा? गैस, गैसियस स्टेट में है। अगर ऐसे शॉर्ट में AQ लिखा रहे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कि आपने उसका वो जो आपने कंपाउंड लिया है, मॉलिक्यूल लिया है, उसको वाटर में लिया है, एक्वस फॉर्म में लिया है, इन वाटर, उसको आपने वाटर में ले रखा है। अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में दिख जाए तो इसका मतलब उसकी लिक्विड स्टेट है। बात समझ में आ रही है? उसकी लिक्विड स्टेट है। तो इस तरह से मैंने कुछ सिंबल्स को लिखा है, अगर आपको लगे कि हाँ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, याद हो गए तो और अच्छी बात है, ठीक है। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होता है? हालांकि मैंने अभी बताया कि आपको सिंबल की फॉर्म में लिखना है, ना कि उसको कंप्लीट वर्ड में लिखना है। एक बार मैं रीड भी कर देता हूं इसको। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या आपके पास कोई और भी तरीका है कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हो? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड के जगह पे अगर आप उसको सिंबल की फॉर्म में लिखोगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द जिससे फॉर्म हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, द above word equation can be written as this। इस तरह से आपको लिखना था, ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखना होता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स, इससे आप क्या कर सकते हो बहुत आसानी से, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट भी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड पे। इस साइड पे आपने मैग्नीशियम एक लिया था तो इस साइड पे भी मैग्नीशियम एक ही होना चाहिए, जो कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे। इधर आपने ऑक्सीजन के 2 एटम लिया था तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, सिंबल की फॉर्म में लिखोगे, एटम की फॉर्म में लिखोगे, तो आसानी से आप उसको काउंट भी कर सकते हो कि कितना एटम इधर है, कितना एटम उधर है, सेम होना चाहिए दोनों साइड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पर सेम होने चाहिए। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? इफ यस, जब सही है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल है, सेम है, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड मानी जाएगी, सही फॉर्म में लिखी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। यानी कि दोनों साइड पे जितना एटम आपने लिया है, जो एटम आपने लिया है वही सेम एटम दोनों साइड पे होने चाहिए, भले ही उनसे अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सेम एटम होने चाहिए। जितने एटम आपने उस साइड पे लिया उतना ही नंबर ऑफ एटम्स दूसरे साइड पे होना चाहिए। चलिए, इफ नॉट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तब उस केस में अगर बैलेंस दोनों साइड पे नहीं एटम के नंबर सेम है या एटम सेम है, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगा, वो आपने इक्वेशन जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कब होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप कब पाओगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? सीधी सी बात है, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। पहले ये समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है।
ध्यान से सुनने पे फोकस कीजिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हो तो जितना आप लेफ्ट हैंड साइड पे इस साइड पे एटम्स को लोगे उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, जितना रिएक्टेंट साइड पे हो उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड पे हो। सेम एटम यानी कि सेम एलिमेंट के एटम आपने जो रिएक्टेंट साइड पे लिया था वही आपको प्रोडक्ट साइड पे भी लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी रिएक्शन कराना है, मान लीजिए जैसे आप यहाँ करा रहे हो ZnH2SO4, इनका रिएक्टेंट का रिएक्शन करा के आपने ZnSO4 बना दिया, प्लस में हाइड्रोजन गैस बना दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान देना बेटा बिल्कुल फोकस के साथ। हाँ, यहाँ जैसे आपने जिंक लिया है, ठीक है, आपने जिंक लिया, यहाँ पे H2SO4 लिया, ठीक, और मैं कह रहा हूं जिंक यहां भी है, जिंक यहां भी है ना, सल्फेट यहां भी है, सल्फेट ये यहां पे भी है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां पे भी है, हाइड्रोजन यहां पे भी है। सीधी सी बात याद रखिएगा, आपने जिंक इधर लिया था, जिंक उधर है, सल्फर इधर था, सल्फर उधर है, ऑक्सीजन इधर था, ऑक्सीजन उधर है, हाइड्रोजन इधर था, हाइड्रोजन भी उधर है। ऐसा तो नहीं कोई गायब हो गया, ऐसा तो नहीं कि कोई चेंज हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि एलिमेंट चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आपने जिंक लिया था, वहां पे मैग्नीशियम आ गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है, जो था वही सेम है। बस क्या था कि यहाँ पे जिंक अकेले था, यहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंपाउंड बना लिया है, जिंक सल्फेट बनाया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जिंक यहाँ पे जितना है, क्या जिंक वहां पे उतना है? हाँ है। सल्फर जहां जो इतना यहाँ पे है उतना वहां पे भी है, हाँ है। ऑक्सीजन इधर 4 था, ऑक्सीजन उधर 4 है, हाँ है। हाइड्रोजन इधर 2 एटम था, हाइड्रोजन उधर भी 2 एटम है, हाँ है। इसका मतलब जो एटम आपने इस साइड पे लिया था वही सेम एटम्स आपने दूसरे साइड पे लिया, तब बैलेंस है। और दूसरी बात, जितने आपने एटम इस साइड पे लिया था उतने ही एटम उस साइड पे है, बैलेंस है। ये बात होती है बैलेंसिंग के लिए। साथ ही साथ जब भी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हो, आपको उसका मास भी कंसीडर करना होता है। मतलब आप कब कहोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? आप फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब आप कहोगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एटम्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एटम सेम होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि मास शुड बी सेम। वो मास कौन सा होगा? एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। वो मास कौन कौन सा हो सकता है? मे बी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास। ये इस तरह के मास होते हैं। तो इतनी सारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए कहानियां चलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एटम्स शुड बी सेम, एटम्स जो होने चाहिए रिएक्टेंट साइड पे वही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, नंबर ऑफ एटम्स जितने आपने रिएक्टेंट साइड पे लिया था उतने ही प्रोडक्ट साइड पे आपके नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तीसरी बात, मास शुड बी सेम, मास भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि आपने मैग्नीशियम की बात किया था, ठीक है, मैग्नीशियम की बात किया था, प्लस में ऑक्सीजन गैस की बात किया था, इससे आपने बनाया था MgO। क्या इसका मास सेम है? चेक करते हैं भाई, क्या इसका मास, पहले तो हम इसको बैलेंस कर देते। ये तो हमने बैलेंस कर दिया, हालांकि आपको बैलेंस करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसकी बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12,
कितना होता है बेटा 12 है, और इसका एटॉमिक वेट लगभग 24 होता है। तो 24 और 2 लिए हो तो इंटू 2 करो, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है तो 16 इंटू 2, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 32, जो कि कम्स आउट आपका हो जाएगा ये बेटा 80। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन भी 2, जब 2 आगे लगा है तो इसका मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई में है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, 2 है तो 2, ऑक्सीजन का 16 कितना है 2 है तो 2, तो ये भी आपका हो जाएगा टोटल 80। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मास भी हमने क्या किया बैलेंस कर दिया, दोनों साइड पे मास भी सेम होने चाहिए। ये होता है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का लिखने का तरीका, यानी कि सीधी अभी बैलेंसिंग मैं सिखाऊंगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कब होती है वो बातें मैंने लिखी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, जैसे इसमें कह रहा है कि आपने जो ये केमिकल रिएक्शन लिखा है जिंक प्लस H2SO4, जिससे आपने बनाया जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो देखिएगा जरा, जिंक का एक एटम आपने लिया था रिएक्टेंट साइड पे यानी कि LHS साइड पे, तो RHS साइड पे भी कितना होना चाहिए एक एटम। हाइड्रोजन का आपने 2 एटम देखा था, ये देखो 2 एटम है ना हाइड्रोजन का, तो 2 एटम आपको RHS साइड पे भी होना चाहिए। फिर सल्फर की बात करूं, सल्फर यहाँ पे एक एटम है LHS साइड पे, तो RHS साइड पे भी हमारा एक एटम ही होना चाहिए। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम है LHS साइड पे, तो 4 एटम आपका RHS साइड पे भी है। तो इस बात से प्रूफ होता है कि आपने जो केमिकल रिएक्शन लिखा बैलेंस है। ठीक है, चलिए, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स द एरो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब अगर दोनों तरफ सेम रहेंगे तभी आप कहोगे कि आपने जो केमिकल इक्वेशन लिखा है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तभी आप कह पाओगे। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको हम ट्राई करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, लेकिन सबसे पहले आपको मैं तरीका बताता हूं बैलेंस करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, बैलेंस करने का क्या तरीका हो सकता है उसका जिक्र कर लेते हैं। ये क्या है सर? ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे पहली बात जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, आप चेक करो मेटल है पहले, उसमें ढूंढो मेटल है या फिर नहीं। मेटल आपको ढूंढना है उसमें, मेटल बैलेंस फर्स्ट, पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल बैलेंस सेकेंड आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपको अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन दिया गया है तो उस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बैलेंस थर्ड। एक बात याद रखिएगा, आप जैसे मेटल को बैलेंस किए, बैलेंस करने के बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करने लगे, जब आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया तो ऐसा हो सकता है कि मेटल गड़बड़ा जाए, उसकी बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाए, तो फिर से आपको मेटल पे आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करते रहना होता है। फिर फोर्थ नंबर पे हमें बैलेंस करना होता है हाइड्रोजन बैलेंस इन लास्ट में आपको
हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। अच्छा, मेटल क्या क्या हो सकते हैं इसकी अगर हम बात करें तो मेटल हो सकता है हमारा बेटा, मेटल हो सकता है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है इसमें, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के हमारे मेटल होते हैं। जब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, नॉन मेटल में हमारा कार्बन आएगा, सल्फर आएगा, फास्फोरस आएगा, और क्या आ सकता है इसमें, नाइट्रोजन आ सकता है, हाइड्रोजन्स आ सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। इधर देखिएगा, जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता है। तो इस तरह से हमें बैलेंस करना होता है। ये बैलेंसिंग का एक सीक्वेंस है, स्टेप वाइज। सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, नोट कर लिए होगे। ओके, हाँ, इसमें कह रहा था कि आप इसको बैलेंस कीजिए। चलिए चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आयरन दिया गया है, ऐसे थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं आपको समझाने के लिए। आयरन इधर 1 है, आयरन इधर 3 है, तो मैं यहाँ पे तो बढ़ा नहीं सकता, मुझे बढ़ाना है यहाँ पे। जब भी आप बढ़ाओगे यहाँ आगे बढ़ाओगे, ना कि उसके पीछे। कभी भी आप नंबर लिखोगे तो आप आगे ही लिख सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, पीछे नहीं, बीच में भी नहीं, ठीक है। आपने आयरन 3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 था, इधर भी तो 3 ही होना चाहिए। प्लस में आपने मेटल को बैलेंस कर दिया, फिर नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल इसमें नहीं दिया गया, फिर ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिया गया है 1, जबकि यहाँ पे है 4। तो 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन किसमें है, H2O में है। ऑक्सीजन हमारा H2O में है, तो H2O के आगे हमें 4 लिखना होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन पे आ जाओ, चेक करो क्या हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। रिएक्शन के बाद अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर हमारा टोटल बन रहा है 2, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन हमारा इधर बन रहा है 2, और यहाँ पे भी 2 है। और इधर चेक करें, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हमारा 2 बन रहा है, तो उधर भी 2 है, ये तो ठीक है। पर हम पहले प्रोडक्ट को लिख देते हैं। प्रोडक्ट हमारा बन रहा है Fe3O4, प्लस में साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन गैस। 1 मिनट यार, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, H2 गैस। अब चेक कीजिए एक बार, तुम हमने बैलेंस किया था मेटल को, मेटल इधर 3 था, उधर हमने 3 कर दिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इधर 4 दिख रहा था, उधर 1 ही दिख रहा था, तो उसको मैंने बैलेंस किया यहाँ पे, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। H2O के आगे हमने 4 लगा दिया, तो 4 ऑक्सीजन भी हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। अब चेक करते हैं क्या हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर देखो, 4 दूना 8, H2O में से हाइड्रोजन भी है, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो बैलेंस हो जाएगा ना, 4 दूना 8। अब चेक करो क्या सारे एटम दोनों साइड पे बैलेंस हैं। मेटल इधर आयरन 3 है, इधर भी 3 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 है, 4 एकम 4, 4 यहाँ पे भी तो है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए, हमने बैलेंसिंग भी आप लोगों को बताया, और भी केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना रहेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। स्टेप वाइज ही आपको गाइड किया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ बातें ताकि आपको लिखने के लिए पता चल जाए। हालांकि बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। बैलेंसिंग आपको मैंने किस तरह से करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ठीक, जो भी हमने बैलेंस किया था ये है कंप्लीट, ये ऐसे ही तो हमने बैलेंस किया था। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये इस तरह से। हाँ, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हमने बैलेंस तो किया था अभी, लेकिन उसके स्टेट को हमने नहीं लिखा था। जैसे यहाँ पे देखो, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है, पर क्या हमने इसके नीचे आयरन का स्टेट लिखा, इसका स्टेट लिखा, इसका स्टेट लिखा, इसका स्टेट लिखा? नहीं। किस स्टेट में है, कौन सी इसकी फिजिकल स्टेट है? चलिए चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है
ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है, और साथ ही साथ इसमें ये जैसे ब्रैकेट में यस लिखा है, इसका मतलब आपने आयरन को सॉलिड में लिया है, और जैसे H2O के आगे G लिखा है, तो आपने H2O को गैसियस स्टेट में, H2O का गैसियस स्टेट क्या होता है? वेपर, भाप होता है। H2O का गैसियस स्टेट हमारा भाप होता है, वेपर होता है, ठीक है। और हमने Fe3O4 को किस स्टेट में लिया? सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट है, दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है यस, इसका मतलब Fe3O4। Fe3O4 क्या है? हाँ, फेरस फेरिक ऑक्साइड। हालांकि जब आप बात करते हो, जब आयरन पे 2+ हो तो उसको फेरस पढ़ते हैं, आयरन पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको फेरिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम आयरन का चेक करेंगे तो ना तो आयरन का 2 आएगा, ना ही यहाँ पे आयरन का 3 आएगा। 2 के एबव आएगा, 2 से ज्यादा आएगा लेकिन 3 से कम आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब दोनों में आ रहा होता है, ना तो 2 है ना तो 3 है, बीच का है, तो उस केस में इसको फेरस फेरिक बोला जाता है। ये फेरस फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, हाँ आगे ध्यान देना बेटा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन गैस को हमने उसको गैसियस, ब्रैकेट में G लिख दिया, इसका मतलब गैसियस स्टेट में हमने लिख दिया है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मतलब वाटर को आपने स्टीम में लिया, गैसियस स्टेट में लिया, ये सारी बातें लिखी गई हैं, ये ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, अब यहाँ के रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इन रिएक्शंस की बात करते हैं, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको जैसे रिएक्शन दिया गया है, आपको जैसे रिएक्शन दिया गया है, ये चेक कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको हमने 340 एटीएम प्रेशर, यहाँ पे देखो फैक्टर आ गया है, आपने प्रेशर को लगाया तब जाके रिएक्शन हो पा रही है। 340 एटीएम आपने प्रेशर लगाया तब जाके मेथेनॉल बना रहा है, CH3OH बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब हमने 340 एटीएम के प्रेशर पर रिएक्ट कराया तो उससे हमारा मेथेनॉल बन जाता है। और यहाँ पे देखिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और H2O लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट की लीफ की सेल्स होती हैं, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके प्रेजेंस में सनलाइट के आने से, सनलाइट उसका एनर्जी है, एनर्जी की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो पाएगा। सनलाइट रहेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएंगे, साथ ही ऑक्सीजन गैस बनाएंगे और H2O बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, प्लस में आपने H2 लिया है, हाइड्रोजन गैस लिया है, 340 एटीएम प्रेशर लगा के आपने मेथेनॉल बनाया। चेक कीजिए बैलेंस है या फिर नहीं बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले चेक कीजिए इसमें मेटल है, मेटल नहीं है। नॉन मेटल है, हाँ कार्बन दिख रहा है, नॉन मेटल। कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी तो 1 ही है, बैलेंस है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन इधर टोटल 2 दूना 4, इधर भी 3 1 4 हाइड्रोजन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ओके, ठीक है। और इसकी गैसियस स्टेट हमने लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में लिया, लेकिन हमारा क्या बन रहा है, मेथेनॉल, जो कि लिक्विड, ब्रैकेट में L लिखा है, इसका मतलब लिक्विड स्टेट में है। अब जब हम दूसरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता देता हूं, जब आप रिस्पायरेशन पढ़ोगे, रिस्पायरेशन में ही फोटोसिंथेसिस, नहीं, उसमें आप इसी साइंस में ही आप एक चैप्टर पढ़ोगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में। तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या होती हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती है उनके पास क्लोरोप्लास्ट सेल होता है, उस क्लोरोप्लास्ट सेल में क्लोरोफिल पिगमेंट भरा होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको उससे एनर्जी मिलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, वो लीफ अपने स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स, छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लीफ में अंदर लेता है। साथ ही साथ रूट के थ्रू पानी उसमें आया, पानी को ले लेता है, फिर दोनों का रिएक्शन करा के वो फॉर्म कर लेता है ग्लूकोज, और साथ ही ऑक्सीजन और H2O। ग्लूकोज तो उसके फूड के रूप में यूज हो जाएगा, और साथ ही साथ वो कुछ, उसको जब ज्यादा बनेगा ग्लूकोज तो उसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा।
लेकिन ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसी स्टोमेटा से, जिस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में गया था उसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। साथ ही साथ जब ट्रांसपायरेशन होता है, धूप पड़ती है, तो प्लांट अपने आप को ठंडक रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ट्रांसपायरेशन करते हैं, H2O को बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, चेक करते हैं। देखिए इधर कार्बन, इधर आपने सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेटल को ढूंढना होता है। क्या इसमें कोई मेटल है, नहीं है, तो नॉन मेटल तो है। कार्बन है 6, तो इधर क्या कार्बन 6 है, हाँ भाई 6 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन टोटल इधर कितना बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन 12, H2O का भी 12, तो ये क्या यहाँ पे 12 बन रहा है, 6 ऑक्सीजन, ये 6 दूना 12, 6 यहाँ पे, 6 6 12 और 12 12 12 24 इधर भी है, 24 उधर भी है। हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका टोटल है 24, ये 12 और 6 दूना 12, 12 12 24 इधर भी है, टोटल सब कुछ बैलेंस है। ओके, बात समझ में आ रही है। जब ये बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं, हाँ आगे मूव करें बेटा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्यों उसको क्लीन करना चाहिए जब एयर में बर्न करना है तो उससे पहले। ये आपके जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए होते हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं देगा, पर वही सेम वही क्वेश्चन, मतलब उसका टाइप वही रहेगा, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया होता है। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन सैंड पेपर से आपने रब किया था, 3 to 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस को घटाया था। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर बना लेता है। अब तो वो रिएक्ट करेगा नहीं, तो उसको हटाना है, पहले हटा देना है, तब जाके रिएक्शन होगा। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए लिख देते हैं भाई फटाफट। हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको हाइड्रोजन लेना है, क्लोरीन लेना है, इससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाना है। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, दोनों गैस है तो यहाँ ब्रैकेट में G लिख देते हैं, यहाँ भी G लिख देते हैं। इससे हमें बनाना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बैलेंस है, नहीं, हाइड्रोजन इधर 2 है, 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो दो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दोनों साइड पे सब बैलेंस है। फिर दूसरी बात, आपको बेरियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है बेटा, आपको बेरियम क्लोराइड लेना है, साथ ही एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है, तो इससे बनाना है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए चेक करते हैं इसके लिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ ही आपको लेना है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, हाँ सही से लिखते हैं छोटा छोटा करके। हमें लेना है बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ ही लेना है एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस। इससे क्या बन रहा है हमारा बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, साथ ही क्या बन रहा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन रहा है। चेक कीजिए क्या बैलेंस है, देखते हैं भाई, बैलेंस करते हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना होता है। मेटल इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इधर 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूं तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। बेरियम भी मेटल है, बेरियम इधर 1 है, बेरियम उधर 1 है, बैलेंस है। नॉन मेटल सल्फर पे आ जाओ, सल्फर इधर 3 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर 1 ही है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूं तो सल्फर टोटल बैलेंस हो गया। और अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन टोटल हमारा बन रहा है, नॉन मेटल में अभी क्लोरीन भी तो बचा है ना, क्लोरीन इधर कितना है बेटा 2 है, इधर कितना है 3 दूना 6, तो मुझे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। हाँ बेरियम का तो बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया था, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, तो मैंने उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, 3 यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा क्लोरीन 3 हो गया। फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन इधर है 4 3 12, इधर 4 3 12, बैलेंस है। और कुछ बच रहा है नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, एल्यूमिनियम इधर 2, इधर 1 था तो मैंने 2 लिख दिया, बैलेंस हो गया। बेरियम को बैलेंस करें, बेरियम इधर 1 था पहले, इधर 1 था, कोई बात नहीं थी, लेकिन जब सल्फर को देखा, सल्फर इधर 3 था, सल्फर इधर कितना है, सल्फर इधर
एक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा सल्फर को बैलेंस करने के लिए। इसके चक्कर में बेरियम जो है यहाँ पे 3 हो गया और बेरियम इधर एक ही है, तो मुझे 3 यहाँ पे लिखना पड़ा, बैलेंस हो गया फिर से। फिर सल्फर जब बैलेंस हो गया तो क्लोरीन को हमें चेक करना है। क्लोरीन देखो इधर, जब मैं इधर की बात करूं क्लोरीन, अब ये हो गया 3 दूना 6 और 3 दूना 6, बैलेंस हो तो गया भाई, सीधी सी बात है, तो हमने बैलेंस कर दिया। आप लोग इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है, फटाफट कीजिए। आपने क्या लेना है, सोडियम प्लस वाटर, कलर चेंज करता हूं, आपको लेना है सोडियम Na लेना है, साथ ही आपको H2O लेना है, और इससे क्या बना रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलिए चेक कीजिए क्या बैलेंस है। ये सोडियम मेटल है, इधर एक है, सोडियम मेटल उधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन उधर एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, बैलेंस। इसको बैलेंस करना नहीं पड़ा, ठीक है। कुछ केमिकल इक्वेशंस अपने आप ही बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो बैलेंस करने के चक्कर में सारा गड़बड़ कर दो। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए आपको स्टेट सिंबल भी लिखना है, बैलेंस तो करना ही है, साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्टेट को भी उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है उसको लिखना है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब हमें क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले क्या करना है, ओके, सोडियम सल्फेट इन वाटर में लेकर के हमें रिएक्शन कराना है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो हमें बेरियम क्लोराइड दिया है BaCl2, अगर ये सॉल्यूशन है वाटर में तो ये एक्वस है हमारा, ठीक है। प्लस में सोडियम सल्फेट भी वाटर में है, तो ये भी हमारा क्या है Na2SO4, ये भी हमारा एक्वस ही है। इससे क्या करना है हमें, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल का मतलब वो सॉलिड में होना चाहिए, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4, ये हमारा इनसॉल्यूबल है, तो इसका मतलब ये सॉलिड में है। साथ ही साथ क्या बन रहा है बेटा, साथ ही साथ हमारा बन रहा है और एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का सॉल्यूशन बन रहा है। तो जो हमारा NaCl है सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो हमें इसको एक्वस बोलना है, ये हमें एक्वस फॉर्म में लेना है, ब्रैकेट में आपको AQ लिखना पड़ेगा। पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए हमें मेथड अपनाना पड़ेगा, वही रूल जो मैंने आपको लिखाया था। सबसे पहले मेटल देखो, मेटल इसमें बेरियम है, क्या इधर बेरियम एक है तो इधर भी एक है, हाँ है। नॉन मेटल इधर, चलो नॉन मेटल में सबसे पहले कंसीडर करते हैं, अच्छा मेटल में तो अभी सोडियम भी तो है ना, सोडियम इधर 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, बैलेंस हो गया। फिर आ जाओ इधर नॉन मेटल पे, नॉन मेटल में सल्फर को बैलेंस करते हैं, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, बैलेंस। क्लोरीन इधर 2 है, 2 क्लोरीन है, सब बैलेंस तो है भाई, और कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखा, विद उसके फिजिकल स्टेट हमने लिखा। एक क्वेश्चन आप लोग ये वाला सेकंड वाला कीजिएगा, फटाफट आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अभी करके इसको कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमने बैलेंसिंग सीखा, काफी हद तक हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को भी डन किया, अच्छे से मैंने आपको समझाया। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने बैलेंसिंग बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, इसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं, ठीक है बेटा। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। इसका मतलब ये है कि आपने जो एलिमेंट आपने रिएक्टेंट साइड पे LHS साइड पे लिया था, वही एलिमेंट एटम आपके प्रोडक्ट साइड पे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और साथ ही साथ एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ जो आपने रिएक्टेंट उधर तो लिया था, वही उस रिएक्टेंट के जो एलिमेंट का एटम है वही सेम तो इधर भी आएगा, पर
उसके बॉन्ड में चेंज आएगा, पहले किसी और के साथ जुड़ा था वो किसी और के साथ जुड़ जाएगा, या फिर उसके बीच में बॉन्ड टूट के अलग 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 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। यानी कि प्रोसेस के बाद केमिकल नेचर उसका चेंज हो जाता है, वही बातें कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें हमें ये बात करना है कि भाई केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड का केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, दोज प्रोसेस इन विच केमिकल नेचर चेंज इन मॉलिक्यूल या फिर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का केमिकल नेचर चेंज होता है उस प्रोसेस के बाद। चलिए हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जिसको हमें एक्टिविटी के माध्यम से समझना है। ध्यान दीजिएगा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आपको कैल्शियम ऑक्साइड CaO लेना है। क्विक लाइम जिसको बोलते हो, बीकर में उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने पर आप टच करोगे, जब उस जिसमें आपने बीकर में लिया था उस बीकर को आप टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा। अगर गर्म लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हुई, तो साथ ही साथ रिएक्शन से कुछ हीट इवोल्व हुई, रिलीज हुई। इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पर रिएक्शन कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है पर साथ ही साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा तो गया है, मैं आपको लिख के अपने से बता रहा हूं। ठीक है, आपने क्या लेना है, बीकर में कैल्शियम लेना है, फिर आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, क्विक लाइम लेना है, फिर क्या करना है आपको, उसमें वाटर को ऐड करना है, H2O ऐड करना है। क्या फॉर्म करना है इससे तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस भी कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट में है, H2O हमारा लिक्विड स्टेट में है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि सॉलिड स्टेट में आता है। चेक कीजिए इधर क्या बैलेंस है या फिर नहीं। कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम भी उधर एक है, मेटल था, पहले मेटल को बैलेंस किया, नॉन मेटल नहीं दिखा, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है तो ये होल ट्वाइस लगा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन उधर भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है, होल ट्वाइस हाइड्रोजन का लगा है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। एक बात याद रखिएगा इसमें, मैं जैसे अभी कह रहा हूं कि जैसे आपने किसी रिएक्शन में देखा कि बीकर गर्म हो गया, या फिर कोई रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसमें बीकर ठंडा पड़ जाएगा, तो उसमें हीट का चेंज हुआ है। हीट का जब चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में जब हीट का चेंज होता है तो उस केस में या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकली तभी आपने बीकर को टच किया, गर्म लगा। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो गई, रिएक्शन खुद हीट सोख लिया, उससे क्या हो जाएगा, वो बीकर ठंडा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बीकर गर्म लग रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है हमारा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर रिलीज हुई है, साथ में कुछ हीट बाहर रिलीज हुई, इसलिए हमें गर्म लगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर आपसे पूछे कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट भी बाहर निकलती है। ओके, मैं आपको ये समझाया। जैसे आप लोगों ने जब आप दीवार की पेंटिंग करने के लिए चूना लाते हो बाजार से, वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, उसमें पानी मिक्स करते हो, पानी मिक्स करते हो जब धीरे धीरे तो गर्म लगता है। फिर आप क्या करोगे, उसको जब दीवार पे पेंट करोगे तो उतना ज्यादा साइन नहीं देता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उतना ज्यादा साइन नहीं देता। लेकिन जब 2-3 दिन के लिए उसको ऐसे छोड़ दोगे, जब सूखेगा तो वो साइन करता है, ज्यादा व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब चमकता है। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, इसलिए चमकता है। ठीक है, हाँ, तो ये कैसा रिएक्शन था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को दोनों को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब आप 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को लेते हो, रिएक्ट करने के बाद उससे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सीधी सी बात है। अब यही बात करते हैं, अरे यार तुम नहीं,
यही बात आगे कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है यार। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आगे। इधर चेक कीजिएगा, रेड कलर में नहीं, रेड ही नहीं, ये वाला आपकी बार है। तो इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, आपसे कह रहा है कि आपने जब अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराया था, आपने लिया था, आपने क्या क्या लिया था, आपने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही आपने लिया था H2O, इससे आपने बनाया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब यही कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ ही ये बना लेगा हमारा, क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा H2O, CaCO3 साथ ही H2O बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक। तो पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, H2O मिक्स किया, तो आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ ही वाटर बन गया। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आगे के प्रोसेस की बात करते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन, कोयला, उसको बर्न जब करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड O2 गैस, कैसे, हाइड्रोजन गैस आपने लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, तो इससे H2O बन गया। देखो, दो आपने एलिमेंट लिया था, उससे आपने बना दिया सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सीधी सी बात है। यहाँ वाले में देखो, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्या? ये भी तो एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कह रहा है कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। कौन से रिएक्शन का बेटा? ये हमारा एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, ये जो आप रिएक्शन करा रहे हो। अच्छा, अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया था कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में H2O को मिक्स करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, उससे हीट रिलीज हुई थी, हीट बाहर निकली, एक्जोथर्मिक, तभी तो बीकर गर्म हुआ था ना, वो भी तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमें दिया गया है मेथेन। मेथेन नेचुरल गैस होती है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जैसे आप काउ डंग से मेथेन को प्रोड्यूस देखते हो, काउ डंग से स्मेल आती है, गाय के गोबर से, तो वो मेथेन होता है। या फिर कहीं पर कुछ चीजें सड़ रही होती हैं, जैसे आप किसी गार्बेज के पास जाओ, बदबू करता है, या कहीं पर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ कुछ चीजें सड़ रही होती हैं, तो वहां से भी बदबू आता है, मेथेन गैस होती है, वो नेचुरल गैस है। अब उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ H2O बनाएगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि आपने मेथेन को क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट रिलीज हुई, साथ ही साथ H2O बना। ये भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके साथ ही साथ हमारा क्या बना, हीट बना। ये हमारा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस? हाँ, रिस्पायरेशन भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। कह दो कैसे रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन होता क्या है, इसको मैं समझा देता हूं। आप लोग हालांकि पढ़ोगे ही, बायोलॉजी में पढ़े भी हो। उसमें जब रिस्पायरेशन की बात चलती है तो रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले शुरू से बात करते हैं, आपने कुछ चीजों को खाया, जैसे आपने सुक्रोज खाया, चीनी खाया। चीनी क्या है? C12H22O11, C12H22O11, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। इसको तो हमारी इंटेस्टाइन आसानी से ऐसे उससे एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएगी, फिर हमारी इंटेस्टाइन उसको पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगी। उस सुक्रोज को ब्रेक किया ग्लूकोज में, C6H12O6, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक किया। अब इस ग्लूकोज को भेज दिया हमारी बॉडी की सारी सेल्स तक। बॉडी की सारी सेल्स ऑक्सीजन को लेकर के उस ग्लूकोज को ब्रेक किया। ग्लूकोज को ब्रेक किया कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, एनर्जी में। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में होती है। ये जो एनर्जी है बेटा, ये हमारी हीट की फॉर्म में होती है, जो हमें मिलती है जिंदा रहने के लिए। ग्लूकोज को ब्रेक करती हैं कौन? हमारी सारी सेल्स। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है,
तो हीट रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलिए सेकंड टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक होना। कितना टाइम हुआ सर, देखिए उसमें ओके अभी आधे घंटे चलेगा और आधे घंटे समथिंग, आधे घंटे की क्लास है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, सेकेंड टाइप के केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। पहले एक्टिविटी के माध्यम से हम देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है, फेरस सल्फेट मिलाना है। क्या मिलाना है बेटा, फेरस सल्फेट मिलाना है। फिर क्या करना है, उसको बॉईल करना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, मतलब यहाँ पे आपको चेंजेस देखना है। सीधी सी बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी लार्ज मॉलिक्यूल को लेकर रिएक्शन करा रहे होते हो किसी फैक्टर की प्रेजेंस में, in the presence of factor any large molecule undergoes to break down 2 or more than 2 small products or molecules। मेरी बात गौर से सुनिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है a large molecule in the presence of some factors undergoes to break down within 2 or more than 2 products। बात समझ में आ रही है, ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आपने लेना है बेटा FeSO4 फेरस सल्फेट आपको लेना है। ये फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट की प्रेजेंस में, हीट एक फैक्टर है, हीट की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्शन कराया, डिकम्पोज किया। डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है हीट को। फिर क्या हुआ, ये टूट गया, टूटने के बाद ये बनाया फेरिक ऑक्साइड। पहले फेरस सल्फेट था, अब फेरिक ऑक्साइड बनाया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाया। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या लिया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट की प्रेजेंस में, हीट एक फैक्टर है, उसकी प्रेजेंस में हमने इसको डिकम्पोज किया तो टूट गया ये फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, साथ ही SO2 में, प्लस में SO3 में। इसमें ब्रेक हो गया, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल में ब्रेक हो सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल। चलिए आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाँ, इस वाले रिएक्शन की बात करो, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर नहीं। आपने लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट लिया अभी जो हमने बनाया था। एक बात याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको जब आपने हीट किया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जैसे अभी आपने क्या किया था, आपने सबसे पहले जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात किए थे तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें पानी मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ ही पानी बना। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से हीट कर दो, रिवर्स प्रोसेस करा दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहे हैं, तो वो होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी 1.6 की बात करते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। आपको लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 को लेना है, उसके पाउडर को फिर बॉइल करना है, होल्ड करके आप ऐसे गर्म करके टेस्ट ट्यूब में लेकर के टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको पकड़ के ऐसे गर्म करो। ठीक है, फिर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, उससे ब्राउन फ्यूम निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, आपको लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 लेना है। लेड नाइट्रेट को क्या करना है, हमें इसको हीट करना है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट करने पर यह बनाएगा लेड ऑक्साइड PbO, साथ ही साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस होती है। बात समझ में आ रही है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं और भी रिएक्शंस की। ठीक है, ओके, आपने लेड वही लिखा है। अच्छा, साथ में क्या बन रहा था, ऑक्सीजन गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस भी बन रहा था।
लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस वाला लिया था। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ही चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन को देखिए आप, लेड नाइट्रेट आपको दिया गया PbNO3। हाँ, मैंने शायद वहां पे होल ट्वाइस नहीं लिखा था, ये जरा सी मिस्टेक थी। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक्चुअल में फार्मूला होता है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझसे। PbNO3 का होल ट्वाइस आपने लेड नाइट्रेट लिया, तो इसको जब आपने हीट किया तो हीट करने पर लेड ऑक्साइड बन गया, साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो आपने क्या किया, एक लार्ज मॉलिक्यूल को हीट किया, हीट एक फैक्टर है, उसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ, किसमें, लेड ऑक्साइड में, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ओके, क्लियर है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप था। अब डिकम्पोजिशन हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, एक्टिविटी 1.7 में। फैक्टर अब दूसरा ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, आपको क्या करना है, ये सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। एक मग लेना है, मग में 2 छेद करना है, दोनों छेद में एक एक इलेक्ट्रोड रॉड लगाना है। एक इलेक्ट्रोड एनोड होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड हमारी कैथोड होती है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक। और इसमें आपको वाटर भरना है, इसको वाटर से फिल करना है। फिर आप देख पाओगे जब इसके ऊपर आप छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब ऐसे ढक दोगे, ताकि आप बबल्स को नोटिस कर सको, बबल्स को नोटिस कर सको जो बनेंगी, तो आप देखोगे कि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। तो नेगेटिव आयन किस पे जाएगा, H2O में से ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन गैस इस पे कलेक्ट होगी। और कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको पॉजिटिव चाहिए, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। तो यानी कि H2O का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें किसमें हो रहा है, इधर देखिएगा। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट लगाया, आपने H2O लिया, H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में। H प्लस जाएगा हमारा कैथोड पर, ये हमारे कैथोड पर होगा। H प्लस प्लस में O माइनस, ये जाएगा हमारे एनोड पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो H2O ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, इसमें ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एक्टिविटी 1.8, इसकी अगर हम बात करें, 1.8 में आपको क्या करना है, फैक्टर सनलाइट लेना है। अभी हमने कौन सा फैक्टर ले लिया, एक हमने हीट लिया और दूसरा हमने इलेक्ट्रिक करंट लिया। अब फैक्टर सनलाइट लेना है। आपको क्या करना है, चाइना डिश लेना है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लेकर के आप जब उसको सनलाइट पास कराओगे उस पर, तो देखिएगा जरा, आपने यहां पर लिया है सिल्वर क्लोराइड, ये है AgCl सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या इससे पता लगाया कि ये आपने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, सनलाइट फैक्टर है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड लिया था वो ग्रे हो गया, क्योंकि वो ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, ओके। हाँ, इसी तरह से वही सेम रिएक्शन ये भी है, AgBr, वहां पे आपने सिल्वर क्लोराइड AgCl लिया था, यहाँ पे AgBr ले लो। सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वही सेम ही है, ओके। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपको दिया है इसको आपको करना है। चलिए चेक करते हैं क्या दिया गया है हमें। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, आपको लेना है BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम लेना है। ऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसमें आपको 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलाना है। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड जो दिया जाता है उसकी मदद से हमें इसको मिक्स करना होता है। टच द बॉटम, अगर आपको पता नहीं है कौन कौन से इक्विपमेंट क्या होते हैं, तो जितने भी मैंने इस चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोड किए हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो सारे रिएक्शंस में मैंने जितने भी इक्विपमेंट यूज हुए हैं उन सभी का नाम मैंने मेंशन किया है। तो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, मिक्स किया, फिर टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज
एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप रिएक्शन करोगे तब आपको पता लगेगा। हालांकि मैं रिएक्शन लिख देता हूं। आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया, इससे हमारा बन जाएगा BaCl2, साथ ही हमारा बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो आप इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है, ये आपका काम है क्योंकि आपने सीखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कुछ। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कह रहा है कि व्हाइट वॉशिंग को हमें, मतलब एक एक्स सब्सटेंस दिया गया है, उसको हमें व्हाइट वॉशिंग में यूज करना है, दीवार की पेंटिंग करने में यूज करना है। तो क्या हुआ था, वो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसमें पानी मिक्स किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा यक्स है, उसी को तो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। व्हाइट वॉश के जैसे जब पानी मिक्स करेंगे तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेम द सब्सटेंस एंड राइट केमिकल फार्मूला। तो वो हमारा सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको हम H2O के साथ मिक्स कर दें तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस यक्स नेम्ड इन एबव विद राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस यक्स नेम्ड इन एबव विद वाटर। तो यही जो हमने यक्स लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमें H2O के साथ रिएक्शन कराना है तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी। मतलब जो अभी आपने एक्टिविटी किया था इलेक्ट्रोलिसिस का, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में आपने H2O का डिकम्पोजिशन किया था, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे गई, हाइड्रोजन पे प्लस होता है तो उसको ऐसी रॉड पे जाना होगा जहां पे माइनस हो, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन आयन किस पे जाएगा, ऑक्सीजन आयन उस पे जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, एनोड पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब आप बात करोगे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया था, उस कंपाउंड में आपने देखा कि कोई ऐसा लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब आप किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराते हो तो जो मोर रिएक्टिव है उस लेस वाले को उस कंपाउंड में से हटा देता है, डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाता है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, बात क्या होती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब आप बात करोगे तो उसमें आपको रिएक्टिविटी पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कम रिएक्टिव वाले को कंपाउंड में से हटा के खुद जुड़ जाएगा। तो आपको कैसे मालूम चले कौन सा कम रिएक्टिव है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये बातें मैं बताऊंगा अभी, पहले एक्टिविटी के माध्यम से समझ लेते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स, आप क्या करो 3 आयरन नेल्स को लो और कापर सल्फेट का सॉल्यूशन लो। फिर क्या देखोगे आप, दोनों को पहले, मतलब तीनों को आप साफ कर लो, जो लोहे की आपने कील लिया उसको साफ कर लो ताकि उसकी जो ब्राउन लेयर है खत्म हो जाए, व्हाइट दिखे। जब आप उसको कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, कापर सल्फेट का सॉल्यूशन नीला कलर है, ठीक है ना, ब्लू कलर का है, उसमें जब आप डालोगे तो जो व्हाइट आयरन की नेल थी चमकती हुई, अब वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप उसको कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो देखो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। और कापर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये अपना कलर खो देता है, ठीक है, कलर अपना खो देता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है ये कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपने आयरन की नेल को लिया, आयरन की कील, लोहे की कील, उसको कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, तो आयरन कापर सल्फेट के कापर को हटा दिया, कापर सल्फेट CuSO4 था, कापर को हटा दिया, अब आयरन जाके जुड़ गया कहाँ, किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो डिस्प्लेस हुआ ना कापर, किसकी वजह से, आयरन की वजह से। तो आयरन कापर से ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा, तभी तो कापर को हटा करके सल्फेट के साथ जुड़ गया है। बात समझ में आ रही है ना, ओके, ठीक है। और यहाँ पे जिंक को देखो, जिंक कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कापर को हटा दिया, जिंक सल्फेट से जुड़ गया, जिंक सल्फेट बना लिया। यहाँ पे लेड है, लेड कापर क्लोराइड में से कापर को हटा दिया, खुद जुड़ गया लेड Pb, देखो, तो जो दूसरे को हटा रहा है खुद जुड़ रहा है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब आप बात करोगे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें जानना होता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या जानना होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको सही से लिखते हैं।
हाँ, क्या इधर जगह है? नहीं, पहले इसको हटाऊं। हमें जानना होता है रिएक्टिविटी सीरीज, तो हम यहां पे बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, जो ऊपर लिखे जाएंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, जो नीचे लिखे जाएंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कम वाले को हटा सकता है। तो यहाँ पे हमें जैसे दिया गया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, फिर गोल्ड, ये कॉपर है, फिर गोल्ड। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा आप। तो जो ऊपर हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ये रिएक्टिविटी ऊपर ज्यादा है, सिंबल जिधर का है उधर ज्यादा है। इधर देखिएगा, इसको याद कैसे करें। पोटेशियम को लिख देना केदार, सोडियम को लिख देना नाथ, कैल्शियम को लिख देना का, मैग्नीशियम को लिख देना माली, एल्यूमिनियम को लिख देना आलू, जिंक को लिख देना जरा, आयरन को लिख देना फीका, प्लेटिनम को लिख देना पकाता, हाइड्रोजन को लिख देता है, Hg को लिख देना हाई, कॉपर को लिख देना कोल्ड, Au गोल्ड को लिख देना आपका है, गोल्ड को लिख देना आपका है। ठीक है, इस तरह से याद करने का यह तरीका है। तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। तो यानी कि जैसे मैं सोडियम और कैल्शियम की बात करूं तो सोडियम कैल्शियम को हटा देगा, मैं जैसे एल्यूमिनियम और आयरन की बात करूं तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा देगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज होती है, याद कर लीजिएगा, फटाफट इसको याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी जैसे आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट को देखा तो उसमें कोई एक आता था, दूसरे को हटा के खुद जुड़ जाता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्सचेंज होता है उनके एटम्स का। एटम्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले वाले में से निकला रिएक्टिव वाला एलिमेंट दूसरे वाले में के लेस रिएक्टिव को हटा दिया। अब वो जो लेस रिएक्टिव हटा था जहां से वो निकला था उसके साथ जुड़ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि दोनों कंपाउंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, पहला वाला दूसरे को डिस्प्लेस करेगा और दूसरा वाला पहले वाले को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखिएगा, एक्टिविटी का ये जो आपको दिया गया इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको दिया गया है यही रिएक्शन, आपको सोडियम सल्फेट दिया गया है, साथ में बेरियम क्लोराइड दिया है। तो सोडियम सल्फेट का सोडियम बेरियम क्लोराइड के बेरियम को हटा देता है, जुड़ जाता है सोडियम बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ, और बेरियम क्लोराइड का बेरियम सोडियम सल्फेट के सोडियम को हटा करके सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ जाता है। ये देखिए जुड़ा है ना। ठीक है, सोडियम बेरियम को हटाया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, बेरियम सोडियम को हटाया, सल्फेट के साथ जुड़ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हाँ, ठीक है, आगे पढ़ लेना उसको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, हालांकि मैं आपको बता दूं 4 टाइप के ही रिएक्शन होते हैं, आपके सिलेबस में 5वां भी दिया गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पर एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होती है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सभी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जब आप कोई रिएक्शन करा रहे होते हो तो उसमें चार्ज में अंतर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए,
चार्ज में अंतर आया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का यहां पे भी हम जिक्र कर सकते हैं। हाँ, क्लीन नहीं हो रहा है यार ये तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है इसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, चेक कीजिए यहाँ पे। जैसे आयरन दिया गया है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके आयरन सल्फेट के साथ जुड़ के आयरन सल्फेट बन जा रहा है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है। सल्फेट 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए कॉपर पे 2 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस में है, जबकि कॉपर यहाँ अकेले हो गया तो 0 में हो गया। आयरन यहाँ पे 0 में था, सल्फेट के साथ जुड़ गया तो आयरन 2 प्लस में हो गया। एक बात याद रखिएगा, प्लस के चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, माइनस के चार्ज का बढ़ना रिडक्शन, प्लस के चार्ज का घटना रिडक्शन या माइनस के चार्ज का घटना ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिएगा, प्लस के चार्ज का बढ़ना और माइनस के चार्ज का घटना ऑक्सीडेशन, प्लस के चार्ज का घटना माइनस के चार्ज का बढ़ना रिडक्शन। या एक बात और याद रखिएगा, जैसे जनरली रिएक्शंस में ये दिया जाता है कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुड़े तो उस केस में रिडक्शन होता है। ठीक है, बात क्लियर? क्लियर, ओके। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। अब मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब भी आप कोई भी टाइप के केमिकल रिएक्शन की बात करते हो, सभी टाइप के केमिकल रिएक्शन में कभी चार्ज का प्लस चार्ज घटता है या माइनस चार्ज बढ़ता है, प्लस चार्ज बढ़ता है या माइनस चार्ज घटता है, मतलब चार्ज चेंज होता है। तो चार्ज का चेंज होना उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में। ये कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं है, ये सभी केमिकल रिएक्शन में लगता है। ठीक है, हालांकि 5 टाइप का दिया गया है तो पांचों हमें इसको कंसीडर करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब सबसे पहले हम समझा देते हैं और रिडक्शन का भी मतलब समझाएंगे। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शॉर्टकट में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसको आपको रेडॉक्स रिएक्शन करना है। रेडॉक्स का मतलब होता है रेड और ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब सांड, लाल सांड नहीं। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन शॉर्टकट में बोल देते हैं। हालांकि जब भी कभी हम रिएक्शन देख रहे होते हैं, सभी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता ही होता है। ओके, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। जब आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो, ऑक्सीडेशन में प्लस चार्ज बढ़ता है, माइनस चार्ज घटता है, या फिर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ या एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हो। जब आप रिडक्शन की बात करते हो तो रिडक्शन हमारा जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन हटे, तो उस केस में हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, ओके। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैंने आपको समझाया। अब इस रिएक्शन में चेक करते हैं क्या हो रहा है। जैसे आपको दिया गया है, कॉपर दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है, हीट करके इससे हम बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि यहाँ पे +2 है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 शो करता है चार्ज, तो -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए कॉपर पे 2+ जाना भी चाहिए, तो कॉपर 2+ में गया, यानी कि प्लस चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन। या सीधे सीधे देखिएगा, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हमें कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, हीट किया इसको। जब हमने हीट किया, हीट करने पर ये हमारा कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया।
कॉपर यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था। जब कॉपर ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीजन हटा, तब इसका रिडक्शन हो गया, प्लस चार्ज कम हुआ ना, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी समझ होनी चाहिए। और भी कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, वही सेम है, इसकी बात करते हैं। हाँ, ये जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, जबकि जिंक यहाँ पे 2+ में था, यहाँ गया 0 में गया। जिंक का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ। इसमें चेक करते हैं, MnO2 है और HCl है। MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखिएगा, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे टोटल 4 माइनस, और 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज पे +4 जाना चाहिए। तो यहाँ पर MnO2 में मैंगनीज पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि इससे बन रहा है MnCl2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, मैंगनीज +4 में है, यहाँ मैंगनीज, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए मैंगनीज पे 2+ जाना चाहिए। तो प्लस चार्ज यहाँ पे घटा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। प्लस चार्ज का घटना मतलब रिडक्शन होना। बात क्लियर है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपको और भी बातें यहीं पे समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ऊपर जा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको देखिए जरा, यहाँ पे, यहाँ चेक कीजिएगा बेटा। इसकी अगर हम बात करें, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखिएगा, आयरन है और साथ ही कॉपर सल्फेट है। आयरन है और साथ में कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आयरन, जबकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन का 2+ ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसको देखो, कॉपर यहाँ पे 2+ में था, जब डिस्प्लेस हो गया, कॉपर अकेले हो गया, तो कॉपर 0 में हुआ, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कुछ आपको डेली लाइफ में एग्जांपल्स मिलते हैं एवरीडे, इसकी बात करते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स मतलब मिलते हैं डेली लाइफ में, जैसे हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जैसे कोरोजन की बात करें, कोरोजन एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप कोरोजन की बात करते हो, तो आप आयरन को जब कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या एयर में ऐसे खुला छोड़ देते हो, तो उस केस में आयरन कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड हमारा कोरोजन है, यानी कि आपने आयरन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया, तो आयरन का कोरोजन हो गया। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोहे से बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, कोरोजित हो जाती, मतलब वो रस्टिंग उसका हो जाता है। रस्टिंग का मतलब क्या है, रस्ट जैसे ब्राउन कलर का, आपने कभी लोहे को काफी समय तक, लंबे समय तक ऐसे छोड़ दो हवा में, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का हो जाता है कुछ। ठीक है, वो कोरोजन होता है। रेंसिडिटी क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें, रेंसिडिटी क्या होता है, आप अगर फूड आइटम जो कि हमारे बने हुए हैं फैट से या ऑयल से बने हुए हैं, उसको अगर एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो खराब हो जाता है फूड आइटम। उसका स्मेल बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, सारा चीज बदल जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, चिप्स वैसे भी ऑयली है, चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरा होता है और भी इनर्ट गैसेस भरी होती हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस जनरली उसमें भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन गैस इनर्ट हो जाती है, वो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा, इसीलिए काफी लंबे समय तक वो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बना रहता है। ठीक है बेटा, व्हाट डू यू हैव लर्न, ये आप चीजें पढ़ सकते हो, क्या आपने सीखा। एक्सरसाइज में जैसे हमें बात करनी है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज में बीच ऑफ द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज। बीच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इस रिएक्शन के अबाउट कौन सा इनकरेक्ट होना चाहिए। जैसे हमें दिया गया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है, सही है।
और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं ये गलत है, ये सही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्सीडाइज थोड़े ना रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें गलत तो करना है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये है हमारा आल पे क्लिक करना है आपको। अगर ऐसे ऑप्शन आपको मिले जबकि ए सभी में है जबकि ए करेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं करना है, आपको आल पे क्लिक करेक्ट करना है, टिक करना है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। आपको दिया गया है Fe2O3 फेरिक क्लोराइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड आपको दिया गया है, ये आपको फेरिक ऑक्साइड दिया गया है। फिर आपको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराना है, तो Al2O3 बनाना है। कह रहा है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये सिर्फ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ओके, बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस क्लास को प्रॉपरली देखा होगा, ठीक। और अगर आपने प्रॉपरली इस क्लास को देखा होगा, लिखने की कोशिश नहीं की होगी, सिर्फ सुनने की कोशिश किए होगे, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये, मैंने तो पहली बात एनसीईआरटी के चैप्टर को जो अभी हमने पढ़ाया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैंने इसमें सब कुछ पढ़ाया, अच्छे से समझाया आपको। और मैं ये भी आशा करूंगा कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप छोड़ के आ जाओ, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आपने प्रॉपरली क्लास को अटेंड किया है तो, ठीक है। तो जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और भी आप लोगों के लिए 1 शॉट वीडियोज मैं लाता रहूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता रहूं। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा बोरिंग है, वो सारी चीजें मैं बहुत सिंपल वे में करके आपको समझाने की कोशिश करता रहूं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय, थैंक यू।